हेलो, गुड मॉर्निंग टेनिज। आइए हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए फाउंडेशन कोर्स का क्लास नंबर 7 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लास कर चुके हैं जो डीसी जनरेटर के बारे में 6 क्लासों में बताया गया है। ये 7वें क्लास में भी हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में ही पढ़ेंगे और ये पार्ट नंबर 7 है और लास्ट पार्ट है। फिर इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पिछली कक्षा में हम लोग ये टॉपिक को पढ़ लिए थे जो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर को कैसे पैरेलल में ऑपरेट करवाया जाता है। तो एक बस बार होता है, यहाँ पे थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेंगे, देखते हैं पीछे हम लोग जो पढ़े हैं उसमें से कितना याद है। तो जो पैरेलल में ऑपरेट करवाते हैं डीसी जनरेटर को, तो इस तरह से बस बार होता है, प्लस माइनस होता है, कई जनरेटर होते हैं, इनको समांतर में इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। तो इसी को पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर कहा जाता है। मतलब डीसी जनरेटर को पैरेलल में ऑपरेट कराने के लिए बस सभी बस बारों सॉरी एक जो बस बार होता है उस बस बार से सभी जनरेटर को जोड़ दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, समांतर में परिचालन। और दूसरा टॉपिक ये पढ़े थे हम लोग कि डीसी जनरेटर को समांतर में परिचालन के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या होती है। तो ये इसका पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, जो बस बार का निगेटिव टर्मिनल है वो जनरेटर का भी निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल सेम सेम होना चाहिए, तब पैरेलल में ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये होता है कि वोल्टेज सेम होना चाहिए। जैसे ये जो बस बार है, यहाँ पे 230 वोल्टेज दिया जा रहा है, इस बस बार में 230 वोल्टेज आ रहा है, तो हमारा जनरेटर भी 230 वोल्टेज जनरेट करना चाहिए, तभी इसको पैरेलल में ऑपरेट करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं करवा सकते हैं। तो ये कंडीशन थी। फिर इसके बाद आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इसको भी पढ़े थे हम लोग। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, मतलब कि मेन मैग्नेटिक फील्ड पे जो मेन मैग्नेटिक फील्ड बनी रहती है, इस तरीके से कुछ इसमें से जो फ्लक्स निकलती है और जो आर्मेचर में से फ्लक्स निकलती है, इस मेन मैग्नेटिक फील्ड पे प्रभाव डालती है, उसी को क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद दिक् परिवर्तन। देखिए, आर्मेचर रिएक्शन दो टाइप के थे। एक डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन था, जो इस तरीके से डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन था, तो जो मेन मैग्नेटिक फील्ड आती है उसको यदि आर्मेचर फील्ड क्रॉस करता है तो उसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। और जब मेन मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आती है और आर्मेचर की जो फील्ड होती है उसको इस तरीके से विरोध करती है सीधे, तो इसी को क्या कहा जाता है, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद कम्यूटेशन पढ़े थे। कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन वह घटना होती है जैसे इस तरीके से कि जब ये कम्यूटेटर जो होता है इस पे कार्बन ब्रश लगा रहता है, तो जब ये सेगमेंट अगले सेगमेंट पे जाता है तो इसमें धारा का परिवर्तन होता है। जो कैसे धारा का परिवर्तन होता है उसी क्रिया को क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहा जाता है। मतलब इसमें एसी जब जनरेट होती है, फिर इसके बाद डीसी प्राप्त होती है कम्यूटेटर के माध्यम से, तो ये एसी को डीसी में परिवर्तन जिस माध्यम से जिस तरीके से करता है, जिस प्रक्रिया से करता है, उसे कम्यूटेशन कहा जाता है। और जिस साधन से करता है उसका नाम कम्यूटेटर पड़ेगा। तो ये हम लोग पिछले कक्षा में डिटेल से इसको इस तरीके से पढ़ लिए थे। तो ये टॉपिक थी और इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ लिए थे। ये इस टॉपिक को देखने के लिए, इससे पहले टॉपिक देखने के लिए आप जो लिंक दिया गया है वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी कक्षाएं वहाँ पे दी गई हैं। जो भी 6 क्लास हम लोग कर चुके हैं ये सब वहाँ पे जाके देख लेंगे, जिससे आपको पीछे की पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। अब आगे की थ्योरी हम लोग देखते हैं। इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग लॉसेस ऑफ ए डीसी मशीन पढ़ेंगे। डीसी मशीन क्या क्या हानियां होती हैं, कितने टाइप की हानियां होती हैं डीसी मशीन में, इसको पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद इफिशियंसी ऑफ डीसी जनरेटर की दक्षता पढ़ लेंगे, कैसे निकाली जाती है। फिर उसके बाद कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, उच्चतम दक्षता की स्थिति क्या होती है, इस स्थिति में डीसी जनरेटर मैक्सिमम एफिशिएंसी को प्राप्त करता है, ये देख लेंगे। फिर इसके बाद पावर का फ्लो कैसा होता है वो देखेंगे। फिर इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग लॉसेस ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन की हानियां, क्या क्या डीसी मशीन में हानियां होती हैं। तो जो लॉसेस ऑफ डीसी मशीन है, डीसी मशीन की हानियां जो जो हैं ये दो टाइप की होती हैं। एक कांस्टेंट लॉसेस होता है जिसे स्थिर हानियां कहते हैं, स्थिर हानियां, और एक जो होता है वेरिएबल लॉसेस होता है जिसे कहते हैं परिवर्ती हानियां। परिवर्ती हानियां, ये दो टाइप की हानियां होती हैं किसमें, डीसी मशीन में।
जो कांस्टेंट लॉसेस होता है ये दो टाइप का हो जाता है, एक कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस या मैग्नेटिक लॉसेस भी इसको कहा जाता है। ये पहला कोर लॉसेस हो गया, ये कांस्टेंट लॉसेस में आएगा। दूसरा मैकेनिकल लॉसेस आ गया, ये भी किसमें आएगा, कांस्टेंट लॉसेस में। तो क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछा जाता है कि कांस्टेंट लॉसेस किसके किसके मिलने से बनता है, या इनमें से कौन सा कांस्टेंट लॉसेस है। तो ये कोर लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस दोनों मिलाकर एक कांस्टेंट लॉसेस होता है। अब देखिए जो कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस होता है ये दो टाइप का होता है, एक हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है, एक ईडी करंट लॉसेस होता है। तो जो हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है, देखिए कोर जो लॉसेस है, कोर लॉसेस जो होता है वो आर्मेचर के कोर में होता है, जो भी मतलब कोर रहेगी उसमें, जैसे ये फील्ड बन गया यहाँ पे इस तरीके से, और इसके बीच में यहाँ पे आर्मेचर रहेगी, तो जितने कोर रहेंगे इसमें, इसके फील्ड में भी कोर रहेगी, आर्मेचर में भी कोर रहेगी, तो इस कोर में जो लॉसेस होगा उसे क्या कहेंगे, कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस के नाम से जाना जाता है। कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस दो टाइप की होती है, एक हिस्टेरिसिस लॉसेस होती है और दूसरा ईडी करंट लॉसेस हो जाता है। हिस्टेरिसिस लॉसेस वो लॉसेस होता है जैसे कोई इस तरीके से मैग्नेट बनाए हुए हैं, तो जो इसके मैग्नेट यदि एन एस पोल बना हुआ है, तो इस तरीके से यदि एन पोल ये है और एस पोल ये है, तो इसके कुछ जो छोटे छोटे इसमें के अणु होते हैं, मॉलिक्यूल जिसे कहेंगे, वो इस डायरेक्शन में सभी एक डायरेक्शन में होते हैं, जिससे एन पोल और साउथ पोल का निर्माण होता है, एन से फ्लक्स निकल करके एस में प्रवेश करती है इस तरीके। तो होता क्या है कि जो इसका आर्मेचर होता है उसमें एसी सप्लाई जनरेट होता है, तो जब एसी सप्लाई जनरेट होता है तो बार बार उसमें क्या होती है, जो बाइंडिंग की गई है उस बाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो जो मैग्नेट बनता है वो भी हमेशा इसका पोलरिटी चेंज होती रहती है, कभी एन इधर बनता है तो कभी एस इधर बन रहा है, तो फिर एन इधर बनने लगता है, एस इधर बनने लगता है, फिर एन एस, मतलब कि ये जो होता है बार बार क्या करता है, इस तरीके से इधर उधर घूमता है, ठीक ना, ऐसे इसकी डायरेक्शन घूमती रहती है। तो जब इसकी डायरेक्शन घूमती है तो इन दोनों में क्या होता है कि एक प्रतिकर्षण या घर्षण बल कहें, घर्षण बल कहेंगे, जब इधर से इधर जा रहा है तो ऊर्जा की खपत होगी, तो ऊर्जा की खपत होगी तो कोर जो होती है वो गर्म होने लगती है, तो उसी लॉसेस को क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉसेस कहते हैं। जो ईडी करंट लॉसेस होता है वो लॉसेस होता है, जैसे ये कोर है और इस कोर पे जब बाइंडिंग करते हैं तो इसमें से फ्लक्स निकलती है और इस कोर को भी काटती है और इस कंडक्टर को भी काटती है, तो कोर में भी एक ईएमएफ जनरेट होता है और इसके कंडक्टर में भी एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो जो कोर में ईएमएफ जनरेट होता है, तो कोर चारों तरफ से शॉर्ट सर्किट रहती है, तो उसमें एक हैवी करंट प्रवाहित होने लगती है और उस करंट के कारण से एक लॉसेस होता है जिसे ईडी करंट लॉसेस कहा जाता है, ईडी करंट लॉसेस कहा जाता है। तो ये कोर में होती हैं दोनों लॉसेस, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, कोर लॉसेस पड़ गया है। हिस्टेरिसिस लॉसेस और ईडी करंट लॉसेस को कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस में रखते हैं। फिर इसके बाद देखिए मैकेनिकल लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस मतलब यांत्रिक हानियां, यांत्रिक हानि, मैकेनिकल लॉसेस को यांत्रिक हानि कहेंगे। तो ये जो यांत्रिक हानि होती है ये दो प्रकार की होती है, एक विंडेज लॉसेस होता है, एक फ्रिक्शन लॉसेस होता है। तो विंडेज लॉसेस में क्या होता है कि जब भी हम आर्मेचर को घुमाते हैं तो ये हवा के विरुद्ध इसको घूमना पड़ता है, यानी कि हवा और आर्मेचर के बीच में एक घर्षण बल लगता है, जिसके कारण से विंडेज लॉसेस होता है, उसको क्या कहते हैं, विंडेज लॉसेस। देखिए मैकेनिकल लॉसेस वहां पे आएंगे जहां पे कोई घूमने वाला पार्ट हो, यदि घूमने वाला पार्ट नहीं रहेगा तो वहां पे मैकेनिकल लॉसेस जीरो होगा। तो घूमने वाला भाग एक स्टेटर, रोटर उसका घूमेगा, रोटर पे क्या है, आर्मेचर है, जब आर्मेचर घूमेगा तो वहां पे वायु से घर्षण करेगा और वहां पे विंडेज लॉसेस को यानी कि वायु हानि को की उत्पत्ति हो जाएगी, मतलब वहां पे वायु हानि होगी। फिर इसके बाद फ्रिक्शन लॉसेस, उसकी जो बियरिंग होती है, बियरिंग, ये जो आर्मेचर है दो बियरिंग पे टिका रहेगा, तो उस बियरिंग में घर्षण बल लगेगा, जब घूमेगी तो वहां पे घर्षण बल लगेगा, तो उस घर्षण बल के कारण वहां पे पावर लॉसेस होगा और देखेंगे तो बियरिंग गर्म हो जाती है, जब कोई मशीन चल रही होती है तो बियरिंग गर्म हो जाती है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन लॉसेस होता है। तो ये हो गया मैकेनिकल लॉसेस में विंडेज लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस, ये सब चीजें याद रखेंगे। कांस्टेंट लॉसेस दो से मिलकर बनता है, कोर लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस। कोर लॉसेस दो से मिलकर बनती है, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस, और मैकेनिकल लॉसेस भी दो से मिलकर बनता है, विंडेज लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस। अब देखिए वेरिएबल लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस भी दो टाइप के होते हैं,
ये होते हैं कॉपर लॉसेस और स्ट्रे लोड लॉसेस। कॉपर लॉसेस यानी कि कॉपर में जो लॉसेस होगा उसके प्रतिरोध के कारण से, तो प्रतिरोध के कारण से कहाँ कहाँ पे लॉसेस होगा, तो आर्मेचर कॉपर लॉसेस, यानी कि आर्मेचर में कॉपर की बाइंडिंग करेंगे तो वहां पे लॉसेस होगा, तो उसे आर्मेचर कॉपर लॉसेस कहेंगे। फिर इसके बाद फील्ड में बाइंडिंग करेंगे, इसके फील्ड में भी बाइंडिंग रहेगी पोल बनाने के लिए, ध्रुव बनाने के लिए, चुंबक बनाने के लिए, तो वहां पे भी लॉसेस होगा। किसके कारण से, प्रतिरोध के कारण से। तो कॉपर जो है तार वो चालक होता है लेकिन उसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है जिसके कारण से उसमें लॉसेस हो जाता है और उसे कॉपर लॉसेस के नाम से जानते हैं। और वो फील्ड में होता है तो फील्ड कॉपर लॉसेस कहते हैं, और वो आर्मेचर में होता है तो आर्मेचर कॉपर लॉसेस कहते हैं। फिर इसके बाद ये दूसरा है स्ट्रे लोड लॉसेस। जो स्ट्रे लोड लॉसेस होता है ये होता कैसे है, जैसे एसी, जैसे ये कोई प्रतिरोध है या कोई कंडक्टर है, तो इसको जब एसी सप्लाई देंगे तो इसका कुछ अलग प्रतिरोध रहेगा, और इसको जब डीसी सप्लाई देंगे तो इसका कुछ अलग प्रतिरोध होगा। तो ये प्रतिरोध में अंतर ये कॉपर स्ट्रे लोड लॉसेस में आ जाएंगे। फिर इसके बाद कोर स्ट्रे लॉसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो लोड ज्यादा देंगे तो उसमें ज्यादा यदि करंट प्रवाहित होगी तो ये कोर स्ट्रे लोड लॉसेस कहलाएगा। अब आगे देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बात ये समझते हैं कि जो कांस्टेंट लॉसेस होता है ये लोड पे नहीं निर्भर करता है। लोड चाहे कितना भी हो या नो लोड हो, यानी कि मशीन नो लोड पे चले या लोड पे चले, ये कांस्टेंट लॉसेस हमेशा कांस्टेंट स्थिर रहता है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। जबकि वेरिएबल लॉसेस जो होता है ये लोड पे डिपेंड करता है, यदि अधिक लोड होगा तो अधिक लॉसेस होगा, यदि कम लोड होगा तो वेरिएबल लॉसेस का मान भी कम होगा। आगे देख लेते हैं। अब देखिए आयरन लॉसेस, अभी हम लोग पढ़े आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस, ये कैसा लॉसेस होता है, कांस्टेंट लॉसेस में आता है। तो जो आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस होता है इसको मैग्नेटिक लॉसेस से नाम से जाना जाता है, और ये जो लॉसेस होता है लगभग 20 से 30% फुल लोड लॉसेस का होता है। यदि फुल लोड पे मोटर को चला रहे हैं तो उसमें टोटल जो लॉसेस हो रहा है उसका 20 से 30% कौन सा लॉसेस होता है, आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस होता है, यानी कि उसके कोर में 20 से 30% लॉसेस हो जाता है। ये पूरे लोड का नहीं लॉसेस है, ये ध्यान रखेंगे, ये जो लॉसेस है ये टोटल लॉसेस का इतना परसेंट है। जैसे 2 किलोवाट का, 2 किलोवाट का मतलब कि 2000 वाट का कोई जनरेटर है, इसमें जो हानि हो रही है, टोटल हानि हो रही है वो 200 वाट की हो रही है, तो इस 200 वाट का 20 से 30% ये आयरन लॉसेस हो जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं। जब आर्मेचर फील्ड पोल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में घूमता है तब दो प्रकार की लौह हानियां होती हैं। हानियां यहाँ पे रहेगा, हानियां होती हैं। जब आर्मेचर फील्ड पोल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में घूमता है तब दो प्रकार की हानियां होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब इस तरीके से ये आर्मेचर हो जाएगा बीच में यहाँ पे, और इधर पोल हो जाएगा इस साइड में, ऐसे ये आर्मेचर है ये पोल हो गया। तो जब ये आर्मेचर घूमता है किसके चुंबकीय क्षेत्र में, फील्ड पोल के क्षेत्र में, तो ये फील्ड एन है और ये एस है, तो एन से फ्लक्स निकल करके एस में प्रवेश करेगी। इसी के बीच में जब ये आर्मेचर घूमता है तो उसमें दो प्रकार की लौहानियां होती हैं, पहला हिस्टैरिसीस लॉसेस, दूसरा ईडी करंट लॉसेस। इसको हम लोग पहले समझे हैं वहां पे, फिर इसको आगे अब देख लेते हैं। जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है वो कैसे होता है, तो ये कोई कोर है और इस पे बाइंडिंग की गई है, मैग्नेट बनाया गया है, एन एस पोल बनाया गया है, तो जो इसके छोटे छोटे अणु होते हैं, मॉलिक्यूल जिसे कहेंगे, वो एक दिशा में ऐसे होते हैं, एक दिशा में होते हैं सब। तो जब इसमें एसी सप्लाई, इसमें जो बाइंडिंग की गई है उसमें एसी सप्लाई प्रवाहित होती है, तो होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे जो अणु एन एस पोल बनाते हैं, ये इधर से इधर, इधर से इधर बार बार होते हैं, तो वहां पे घर्षण बल इन सब में लगता है और पावर का लॉसेस होता है उसी को क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि जब आर्मेचर का कोर एक पोल से दूसरे पोल पर गुजरता है तब विचुंबकन बल यानी कि डीमैग्नेटाइजिंग फोर्स के कारण हिस्टैरिसीस हानि होती है। यह हानि लोहे के ग्रेड पर भी निर्भर करती है, मतलब लोहे का ग्रेड कैसा है, वो केवल लोहा है कि सिलिकॉन स्टील है कि एल्निको है कि कार्गो है, क्या चीज है, उस पर निर्भर करता है कि उसमें कितना
हिस्टेरिसिस लॉसेस हो रहा है। जो इसके लिए फार्मूला होता है, तो एक फार्मूला ये होता है WH बराबर बी के एच बी मैक्स 1.6 एफ भी, ये फार्मूला होता है। इसको लिख लेंगे यहाँ पे, WH बराबर होता है KH बी मैक्स 1.6 एफ भी। WH जो है वो हिस्टेरिसिस लॉसेस को दिखा रहा है, H मतलब हिस्टेरिसिस और ये लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस यानी कि हिस्टेरिसिस आने को दर्शा रहा है। KH क्या है, तो KH यहाँ पे एक स्थिरांक है जो क्या करता है, कोर की ग्रेड पर निर्भर करता है, जो कोर की धातु पर निर्भर करता है कि जो कोर है वो किस ग्रेड की कोर की बनी हुई है। KH उस पर निर्भर करता है, ये कांस्टेंट होता है। जो बी मैक्स है, तो बी मैक्स क्या है, फ्लक्स घनत्व है। BM जो लिखा गया है फ्लक्स घनत्व है, जिसपे पावर कितना है, 1.6 का पावर है। जैसे घात होता है ना, बी स्क्वायर लिखते हैं या ए स्क्वायर लिखते हैं इस तरीके से, उसी तरह से बी मैक्स के पावर 1.6 है। तो ये क्या है, फ्लक्स घनत्व है भी, ये सब याद रखेंगे, इससे कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी मैक्स फ्लक्स घनत्व है, KH कांस्टेंट है, WH हिस्टेरिसिस लॉसेस है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है जिसकी इकाई किसमें होती है, हर्ट्ज में होती है। V क्या है, तो V आर्मेचर कोर का आयतन, यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये V वोल्टेज नहीं है, आर्मेचर कोर का आयतन है। तो इन सब कारक पे हिस्टेरिसिस लॉसेस निर्भर करता है। तो ये जो लॉसेस होता है ये कांस्टेंट लॉसेस में आता है। तो जो लोड बढ़ता है, यदि लोड बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ती है, और करंट इसमें कहीं पे दिया नहीं है फार्मूले में, यानी कि ये करंट पे नहीं निर्भर करता है। यदि कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या करंट पे निर्भर करता है, तो नहीं, हिस्टेरिसिस लॉसेस करंट पे नहीं निर्भर करती है। और ये सब लिख लेंगे, KH क्या है, स्थिरांक, बी मैक्स अधिकतम फ्लक्स घनत्व, तो फ्रीक्वेंसी F है, भी क्या है, आर्मेचर कोर का आयतन है। तो ये हिस्टेरिसिस लॉसेस हो गया, जो किसमें आता है, आयरन लॉसेस में या कोर लॉसेस में आता है। अब दूसरा देख लेते हैं, ED करंट लॉसेस, भंवर धारा हानि। जो भंवर धारा हानि होती है वो अभी हम लोग पढ़े कि एक कोई कोर होती है, जब इस पे बाइंडिंग करते हैं तो इसके कोर में एक EMF जनरेट होता है, और इस EMF के कारण से करंट प्रवाहित होने लगती है, जो इस जो लोहे का गुटका है उसमें इस तरीके से चारों तरफ से घूमती है और पावर का लॉसेस करवाती है। तो इसे क्या कहते हैं, भंवर धारा हानि या ED करंट लॉसेस कहते हैं। तो इस पे देख लेते हैं कि जब आर्मेचर कोर चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तब कोर में उत्पन्न EMF के कारण एक धारा प्रवाहित होती है जिसे ED करंट कहा जाता है। जब आर्मेचर कोर को चुंबकीय फ्लक्स काटता है तब कोर में उत्पन्न EMF के कारण धारा प्रवाहित होती है जिसे ED करंट कहा जाता है। इसके कारण से जो हानि होती है उसे ED करंट लॉसेस कहा जाता है। इस हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं। लेमिनेटेड कोर का मतलब क्या है, यदि ये सिलिकॉन स्टील का कोई आर्मेचर बना दिए हैं तो करेंगे क्या, इस कोर को पतली पतली पत्ती में से काट देंगे, जिसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, 0.3 से mm से लेकर के 0.5 mm मोटा रहेगा। तो इसको जब पतली पतली पत्ती में काट देंगे और प्रत्येक पत्ती को काट करके निकाल करके इस तरीके से दोनों तरफ से वार्निश कर देंगे, यानी कि इंसुलेट कर देंगे। और इंसुलेट करने के बाद ऐसे ही और पत्तियों को सभी को इंसुलेट कर लेंगे और सभी को एक ही में चिपका करके इस तरीके से ठोस आर्मेचर का निर्माण कर देंगे। तो वहां पे ED करंट लॉसेस कम हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता है, थोड़ा बहुत रह जाता है लेकिन बहुत हद तक कम हो जाता है लेमिनेटेड कोर का यूज करके। देखिए जो ED करंट लॉसेस होता है इसके लिए फार्मूला ये होता है कि WE बराबर KE बी मैक्स स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर ही होता है, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। इसकी भी इकाई वहां पे क्या होगी, वाट होगी, इस तरीके से। तो जो यहाँ पे देखिए बात को समझिए, ये फार्मूला को याद रखेंगे, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसमें था क्वेश्चन, इसमें देखिए WH जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके किसे, तो KH उसमें कांस्टेंट रहेगा, बी मैक्स पे निर्भर करेगा यानी कि फ्लक्स जो घनत्व है उस पे, और फ्रीक्वेंसी पे ये निर्भर करता है, सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी यहाँ पे लिख लेंगे
कि जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है वो बी मैक्स और एफ के प्रोपोर्शनल होता है। यदि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो हिस्टैरिसीस लॉसेस बढ़ जाएगा, या प्लस घनत्व का मान बढ़ाएंगे तभी भी हिस्टैरिसीस लॉसेस बढ़ेगी। उसी तरीके से जो ईडी करंट लॉसेस होता है ये भी प्रोपोर्शनल होता है, उसको भी देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि डब्ल्यू ई बराबर क्या है। तो ये ईडी करंट लॉसेस को दर्शा रहा है। के ई जो है स्थिरांक है ईडी करंट लॉसेस के लिए, और बी मैक्स क्या है, अधिकतम फ्लक्स घनत्व है जिसकी इकाई क्या होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला इकाई होती है। क्या होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी की इकाई आवृत्ति होती है, और फ्रीक्वेंसी भी ये पावर 2 होता है। टी क्या है, तो लेमिनेशन की मोटाई है। जो ये लेमिनेशन है इसी की मोटाई को टी से दर्शाया जा रहा है कि ये कितना मोटा है। तो कितना मोटा होता है, 0.3 से लेकर 0.5 mm तक मोटे होते हैं। तो ये मोटाई के प्रोपोर्शनल, मतलब सॉरी प्रोपोर्शनल नहीं, स्क्वायर टाइम के प्रोपोर्शनल होता है भौर दरार लॉसेस। फिर उसी तरीके से भी जो है आर्मेचर कोर का आयतन होता है। ये जो भी दिखाया गया है क्या है, आर्मेचर कोर का आयतन। और आयतन किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब में लिया जाता है, सॉरी मीटर क्यूब में। तो जो डब्ल्यू ई होती है वो प्रोपोर्शनल किसके होती है, बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। जो टी थिकनेस होता है वो स्थिर होता है किसी मशीन के लिए। इतना एमएम का काट देंगे तो वो हमेशा के लिए उतना ही होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मान हमेशा बदलता रहता है, उसको बदल सकते हैं। बी मैक्स यानी कि फ्लक्स घनत्व को भी बदल सकते हैं। तो ये किस पे निर्भर करता है, बी मैक्सिमम और एफ स्क्वायर इस एफ के स्क्वायर टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, स्क्वायर टाइम के, डायरेक्टली नहीं, स्क्वायर टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन ध्यान देंगे। अब आगे देख लेते हैं मैकेनिकल लॉसेस, यांत्रिक हानि। तो जो यांत्रिक हानि होती है, यानी कि कोई घूमने वाला पार्ट है तो उस घूमने वाले पार्ट के कारण से ये लॉसेस होते हैं। जैसे ये आर्मेचर हो गया, वो फील्ड हो गई, और बीच में यहाँ पे शाफ्ट रहेगा, छोटा सा शाफ्ट रहेगा बीच में। इस तरीके से शाफ्ट को दिखाया जाता है। ये आर्मेचर है, आर्मेचर कोर पे इस तरीके से रहेगी ऐसे। ये तो फील्ड है यहाँ पे इस तरीके से, ये इसका योक है, योक पे ही फील्ड लगा रहेगा। तो ये जो आर्मेचर घूमेगा जब, तो ये यहाँ पे शाफ्ट जो लगा रहेगा तो ये बियरिंग पे टिका रहेगा, तो बियरिंग में घर्षण बल लगेगा, तो वहां पे मैकेनिकल हानि होगी। फिर जो ये आर्मेचर है हमारा, आर्मेचर जब घूमेगा तो यहाँ पे सब हवा रहेगी, हवा, तो हवा में घर्षण बल लगेगा हवा के कारण से, तो वहां पे भी मैकेनिकल लॉसेस हो जाएगा। जो मैकेनिकल लॉसेस होता है वो 10 से 20% होता है टोटल लॉसेस। यदि 2000 वाट का जनरेटर है और उसमें 200 वाट पावर लॉसेस हो रहा है, तो इसका 10 से 20% यानी कि 20 से जो 40 वाट है, 20 से 40 वाट वो मैकेनिकल लॉसेस के कारण से वो लॉसेस होता है। मैकेनिकल लॉसेस के कारण से कितने परसेंट लॉसेस होता है, 10 से 20% लॉसेस होता है। अब देखिए इस हानि में वायु घर्षण हानि, ब्रश घर्षण हानि, बियरिंग घर्षण हानि आदि हानियां सम्मिलित होती हैं। जो मैकेनिकल लॉसेस होता है इसमें कौन कौन लॉसेस सम्मिलित होते हैं, वायु घर्षण हानि, ब्रश घर्षण हानि, ब्रश के कारण से जो कम्यूटेटर लगा रहता है, कम्यूटेटर पे ब्रश, उसके कारण से भी घर्षण हानि होती है, वो भी मैकेनिकल लॉसेस में आती है। फिर बियरिंग घर्षण हानि आ जाती है इसी में। फिर इसके बाद आगे देखते हैं आर्मेचर कॉपर लॉसेस। इसको आई ए स्क्वायर आर ए लॉसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आर्मेचर कॉपर लॉसेस होता है वो कॉपर लॉसेस का पार्ट है जो वेरिएबल लॉसेस होता है। तो ये आर्मेचर कॉपर लॉसेस, आर्मेचर में जो बाइंडिंग की जाती है तार से, आर्मेचर के तार से, उसमें प्रतिरोध के कारण से होता है। तो ये आर्मेचर में होता है इसीलिए इसका नाम आर्मेचर, और कॉपर में होता है तो कॉपर लॉसेस कहा जाता है, आर्मेचर कॉपर लॉसेस। जो आर्मेचर कॉपर लॉसेस होता है ये पूर्ण लोड लॉसेस का, मतलब जितना लॉसेस होता है डीसी मशीन में उसका 30 से 40% ये अकेले आर्मेचर लॉसेस, आर्मेचर कॉपर लॉसेस अकेले 30 से 40% हो जाता है। यानी कि 200 वाट लॉसेस हो रहा है तो इसका 30 से 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 से 80 वाट कौन होता है, आर्मेचर कॉपर लॉसेस हो जाता है। और आर्मेचर कॉपर लॉसेस किसके कारण से होता है, तो आर्मेचर में जो कॉपर बाइंडिंग करते हैं उसमें प्रतिरोध होता है,
उस प्रतिरोध के कारण से ये लॉसेस हो, जो फार्मूले के रूप में IA स्क्वायर RA से निकल जाएगा, P बराबर ये हो जाएगा। तो यह देख लेते हैं, यह हानि आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होती है। यह हानि लोड के परिवर्तन पर निर्भर करती है। यदि लोड में परिवर्तन करेंगे तो IA आर्मेचर करंट में परिवर्तन होगा और पावर लॉसेस में भी परिवर्तन होगा। लोड करंट बढ़ेगी या आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो आर्मेचर में कॉपर लॉसेस बढ़ेगा, और आर्मेचर में करंट कम होगी तो आर्मेचर कॉपर लॉसेस कम हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली लोड पे निर्भर करती है, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल लॉसेस में रखा गया है। वेरिएबल लॉसेस में लिया जाता है इसका मान। आगे देख लेते हैं फील्ड कॉपर लॉसेस। वही बात है, फील्ड में जब उसके क्षेत्र में यहाँ पे जो फील्ड बाइंडिंग किए रहेंगे, इसके पोल बनाने के लिए फील्ड पे बाइंडिंग किए रहेंगे, जो कॉपर से किए रहेंगे, एल्युमिनियम से, अक्सर कॉपर से करते हैं, तो कॉपर लॉसेस इसीलिए कहा जाता है। तो इसका भी प्रतिरोध रहेगा तो इसमें लॉसेस हो जाएगा, कॉपर लॉसेस के नाम से जान जाएंगे। तो ये जो फील्ड कॉपर लॉसेस होता है ये लगभग 20 से 30% फुल लोड लॉसेस का होता है। कितना होता है? लगभग 20 से 30% फुल लोड लॉसेस का। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि फील्ड कॉपर लॉसेस में कितने लॉसेस होता है, तो 20 से 30% कॉपर लॉसेस फील्ड कॉपर लॉसेस होता है फुल लोड का। यह हानि क्षेत्र बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होती है, और जो शंट क्षेत्र कॉपर हानियां होती हैं, जो शंट जनरेटर होते हैं, इस तरीके से ये आर्मेचर हो गया और यहाँ पे शंट फील्ड बाइंडिंग हो गई। तो जो शंट फील्ड बाइंडिंग होती है इसमें एक समान वोल्टेज मिलता है। जब इस पे टर्मिनल पे वोल्टेज तो एक समान ही ना मिलेगा, जो भी जनरेटर होगा 230 वोल्टेज यदि मिल रहा है तो 230 वोल्टेज मिलेगा हमेशा इसको, चाहे लोड अधिक हो या कम हो। तो इसलिए इसमें जो लॉसेस होते हैं उसको कांस्टेंट लॉसेस में रखा जाता है, यानी कि ये भी एक स्थिर हानि में ही आता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये इसमें कॉपर की बाइंडिंग की रहती है, तो लोग समझते हैं कि इसमें वेरिएबल लॉसेस होता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें वेरिएबल लॉसेस नहीं होता है, इसमें कांस्टेंट लॉसेस होता है, और इसको कांस्टेंट लॉसेस के इस श्रेणी में रखा जाता है जो शंट फील्ड कॉपर हानि होती है। जबकि सीरीज फील्ड में जो कॉपर लॉसेस होता है वो वेरिएबल लॉसेस। अब देखिए कॉपर स्ट्रे लोड लॉसेस। तो कॉपर स्ट्रे लोड लॉसेस किसे कहते हैं? तो ये हानियां ईडी करंट और चालक पर स्किन इफेक्ट के प्रभाव के कारण से होती है। जैसे कोई चालक है तो उसका प्रतिरोध एसी के लिए कुछ अलग होता है और डीसी के लिए अलग होता है, उसी को कहा जाता है। तो इसके कारण से जो लॉसेस हो जाते हैं वो कॉपर स्टील लोड लॉसेस में आ जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं, आगे है कोर स्ट्रे लोड लॉसेस, LOAD रहेगा यहाँ पे, लोड लॉसेस, कोर स्ट्रे लोड लॉसेस। इसमें देखिए जब आर्मेचर चालक में लोड धारा प्रवाहित होती है, जब आर्मेचर के चालक में लोड धारा प्रवाहित होती है तब फ्लक्स घनत्व कोर और दांतों पर विकृत हो जाता है, जिससे फ्लक्स घनत्व एक सिरे पर बढ़ जाता है तथा दूसरे सिरे पे घट जाता है। इस प्रकार दांतों और कोर में अत्यधिक संतृप्ति स्थिति के कारण यह लोड कोर स्ट्रे लोड हानि होता है। है ना, जो कोर स्ट्रे लोड लॉसेस होता है इसके कारण से होता है, मैक्सिमम वहां पे सेचुरेशन की कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन पे कोर स्ट्रे लोड लॉसेस हो जाता है। ये भी किस में आ जाता है? वेरिएबल लॉसेस में आ जाता है। अब देख लेते हैं, ये कुछ स्टार पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ब्रश संपर्क प्रतिरोध की जो कॉपर हानियां होती हैं उसको आर्मेचर कॉपर हानि में जोड़ लेते हैं। जो ब्रश लगा रहता है उससे भी कुछ प्रतिरोध, उसका जो संपर्क प्रतिरोध होता है, कंटेक्ट रेजिस्टेंस जिसे कहा जाता है, तो उसमें हानि होती है, कुछ पावर का लॉसेस होता है, तो उस पावर लॉसेस को आर्मेचर कॉपर हानि में ही जोड़ लिया जाता है, इसको अलग से नहीं लिया जाता। फिर इसके बाद अगला स्टार पॉइंट में क्या है कि आर्मेचर कॉपर हानि पूर्ण लोड हानि का 30 से 40%, इसको पढ़े थे, 30 से 40% होता है पूर्ण लोड का आर्मेचर कॉपर हानि। फिर क्षेत्र कॉपर हानि होता है जो लगभग 20 से 30% फुल लोड का हो जाता है। यांत्रिक हानि जो होती है ये पूर्ण लोड का 10 से 20% हो जाती है, और स्ट्रे लोड लॉसेस लगभग 1% होता है केवल। तो सबसे अधिक कौन सा होता है? आर्मेचर लोड लॉसेस होता है, आर्मेचर कॉपर लॉसेस। फिर उसके बाद श्रेणी कॉपर हानि होती है, फिर उसके बाद यांत्रिक हानि हो, पर यांत्रिक हानि नहीं, उधर कोर लॉसेस हो जाएगा। कोर लॉसेस भी बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे देखिए 20 से 30% हो जाती है कोर लॉसेस भी, यदि ये भी अधिक होती है। सबसे कम जो होता है स्ट्रे लोड लॉसेस होता है, फिर उसके बाद यांत्रिक हानि आती है,
फिर कॉपर क्षेत्र हानि और कोर लॉसेस दोनों लगभग सेम होते हैं, और आर्मेचर कॉपर लॉसेस सबसे अधिक होता है। तो इस तरीके से ये लॉसेस को हम लोग पढ़ लिए। अब देख लेते हैं आगे इफिशियंसी ऑफ डीसी जनरेटर। तो देखिए किसी भी जनरेटर की इफिशियंसी निकालने के लिए उसके आउटपुट अपॉन इनपुट से का अनुपात निकाल लेते हैं। आउटपुट बटे इनपुट कर देते हैं तो उसकी इफिशियंसी निकल जाती है। जैसे इफिशियंसी के लिए जो चिन्ह होता है इस तरीके से होता है, और यहाँ पे आउटपुट अपॉन इनपुट इस तरीके से लिख देते हैं। इनपुट मतलब कोई मशीन है उसको इनपुट कितना दे रहे हैं और ये आउटपुट कितना दे रहा है, उसका अनुपात निकालेंगे तो उसकी इफिशियंसी निकल जाती है। जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट कभी भी नहीं निकल कर आता है, मशीन में लॉसेस हो जाता है। कोई भी मशीन आइडियल नहीं होती है कि जितना इनपुट दे उतना आउटपुट देती है, ऐसा कोई भी मशीन नहीं होती। तो इफिशियंसी जो होती है हमेशा 1 से कम होती है, यानी कि 100% से हमेशा कम रहेगी। और परसेंटेज में निकालने के लिए, प्रतिशत इफिशियंसी निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है इस तरीके से। अब आगे देख लेते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। उच्चतम दक्षता की स्थिति क्या होती है। कोई मोटर है, उस जनरेटर है, उसकी दक्षता हम लोग को प्राप्त करनी है और उसकी दक्षता मैक्सिमम प्राप्त करनी है तो किस कंडीशन में मैक्सिमम दक्षता प्राप्त होगी ये बताना। डीसी जनरेटर की उच्चतम दक्षता प्राप्त होगी जब परिवर्ती हानि बराबर स्थिर हानि होगी। जो वेरिएबल लॉसेस होता वो कांस्टेंट लॉसेस के यदि बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी उच्चतम प्राप्त होगी। वेरिएबल लॉसेस का मतलब कि जो कॉपर लॉसेस था, साधारणतः कॉपर लॉसेस था, वो आयरन लॉसेस के बराबर हो जाएगा या स्थिर हानि के बराबर जब हो जाएगा तो उस जनरेटर की एफिशिएंसी अधिकतम प्राप्त हो जाएगी, जो IA स्क्वायर RA बराबर हो जाएगा WE। WE यहाँ पे क्या है, स्थिर हानि है, स्थिर हानि। जब बराबर हो जाएगी उस समय मैक्सिमम इफिशियंसी प्राप्त होगी। क्या होगी, मैक्सिमम से प्राप्त होगी। अब देखिए जो IA आर्मेचर करंट होती है तो मैक्सिमम कंडीशन पे, मैक्सिमम इफिशियंसी की कंडीशन पे निकालने के लिए ये फार्मूले को यूज कर लेते हैं, यानी कि स्थिर हानि बटे में RA का यूज कर लिया जाता है। तो ये फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पे कि IA स्क्वायर इंटू RA बराबर WE रहेगा। उस समय डीसी जनरेटर की इफिशियंसी मैक्सिमम प्राप्त होगी, और जब मैक्सिमम इफिशियंसी जनरेटर दे रहा होगा उस समय आर्मेचर करंट का क्या मान होना चाहिए ये इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि उच्चतम दक्षता किस कंडीशन पे प्राप्त होती है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस कंडीशन पे मैक्सिमम दक्षता प्राप्त होती है, तो परिवर्ती हानि बराबर स्थिर, वेरिएबल लॉसेस बराबर कांस्टेंट लॉस। अब आगे देखिए ये पावर फ्लो डायग्राम दिखाया गया है कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो था डीसी मोटर का पावर फ्लो डायग्राम था, उसको हम लोग डीसी मोटर में पढ़ेंगे। ये डीसी जनरेटर का पावर फ्लो डायग्राम है, इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे होता है। देखिए जो डीसी जनरेटर होता है उसको पहले मैकेनिकल एनर्जी देंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से हम लोग देंगे, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट करवाएंगे और वो किसका आउटपुट होगा, प्राइम मूवर का आउटपुट होगा। प्राइम मूवर का आउटपुट यानी कोई प्राइम मूवर लगा करके इस तरह से घुमाएंगे ना, जैसे ये जनरेटर हो गया, डीसी जनरेटर, इसकी फील्ड हो गई, ये आर्मेचर हो गया। तो इस आर्मेचर को किससे घुमाएंगे, किसी प्राइम मूवर से घुमाएंगे, कपलिंग से जोड़ करके। यहाँ पे कोई प्राइम मूवर से घुमा देंगे तो वो प्राइम मूवर क्या करेगा, इसको मैकेनिकल एनर्जी देगा इस जनरेटर को। वो मैकेनिकल एनर्जी जब देगा तो उसमें पावर डेवलप होगा, और उसी समय जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर को भी काटेगा, लिंक करेगा, तो आर्मेचर में सी सप्लाई जनरेट होगी। उसी समय ये आयरन लॉसेस होगा। अब प्लस जब घूमेगा, ये जनरेटर जब घूमेगा तो उसमें फ्रिक्शन लॉसेस भी होगा, तो ये दोनों लॉसेस वहाँ पे हो जाएंगे। और आर्मेचर में ये IA मान का यानी कि वाट का पावर डेवलप हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, उसके आर्मेचर में उत्पन्न होगा ये IA वाट का पावर। फिर उसके बाद जब ये IA वाट का पावर उत्पन्न हो जाएगा इसके आर्मेचर में इस तरीके से, और यहाँ पे शंट वाइंडिंग कर दी गई है, यहाँ पे EA आर्मेचर वोल्टेज और इसमें IA आर्मेचर करंट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अब इधर लोड लगाएंगे, जब लोड लगाएंगे तो इसमें से करंट प्रवाहित करवाएगा I, इसका RA प्रतिरोध है, ये RL लोड है,
तो इसमें और इसमें सब क्या हो जाएगा, पावर लॉसेस होने लगेगा आई आर ए में। तो आर ए जो है आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, जो उस पे बाइंडिंग की गई है, तो उसमें कोर लॉसेस होने लगेगा, सॉरी कोर नहीं, कापर लॉसेस होने लगेगा। तो कापर लॉसेस हो जाएगा तो जो बचेगा वो आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई मिलेगी। और किस रूप में मिलेगी, इसमें आई लोड के लिए करंट जा रहा है और टर्मिनल वोल्टेज जो है वो भी वोल्टेज है। तो यहाँ पे पावर कितना अवेलेबल होगा इस लोड के लिए, V इंटू आई। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कराएगा कितना, V इंटू आई वाट का। जबकि इसके आर्मेचर में कितना जनरेट होगा इलेक्ट्रिकल पावर, ई ए आई ए वाट, मतलब आर्मेचर वोल्टेज इंटू आर्मेचर करंट। और ये जो होगा इसमें से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, प्लस इसमें पावर लॉसेस होगा। तो उस पावर लॉसेस को इसमें से घटा देंगे तो ये टर्मिनल पे जो यानी कि आउटपुट के रूप में जो पावर मिलेगी वो V इंटू आई के बराबर मिलेगी। और ये कॉपर लॉसेस हो गया। तो ये पावर का फ्लो डायग्राम समझ में आया। अब देखिए एक और विधि से पावर का फ्लो डायग्राम देखते हैं। जो यहाँ पे इनपुट करा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, जो प्राइम मूवर से आउटपुट के रूप में ले रहे हैं इसको, ये डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर को इनपुट करा रहे हैं कौन सा, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जब इसको आउटपुट कराएंगे, इनपुट कराएंगे, तो इसमें पहले ही मैकेनिकल लॉसेस हो जाएगा, क्योंकि ये घूम रहा है तो बियरिंग में घर्षण के कारण से घर्षण लॉसेस हो जाएगा, फ्रिक्शन लॉसेस। फिर हवा में घूमने के कारण से वायु हानि हो जाएगी। फिर इसके बाद जब ये लॉसेस हो जाएगा तो उसके बाद कोर लॉसेस होगा। कोर में कौन कौन लॉसेस होंगे, ईडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस, ये लॉसेस हो जाएगा। तो ये इधर से जो पावर आ रहे थे कुछ यहाँ पे कम हो गई मैकेनिकल लॉसेस से, फिर आगे बढ़ेगी तो कुछ कम हो जाएगी कोर लॉसेस से, फिर आगे बढ़ेगी तो वहाँ पे कॉपर लॉसेस आ जाएगा। जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर में बाइंडिंग जो होगी वहाँ पे कॉपर लॉसेस हो जाएगा, तो ये पावर कुछ और कम हो जाएगी। फिर इसके आगे आएंगे तो स्ट्रे लोड लॉसेस हो जाएगा। जब स्ट्रे लोड लॉसेस हो जाएगा तो ये लास्ट लगभग लॉसेस रहेगा। अब इसके बाद हमें आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाती है। तो इधर से इतना पावर दिया गया और इधर थोड़ा सा पावर लॉसेस होकर के इतना कम प्राप्त हो रहा है। यानी कि जितना इनपुट पावर करेंगे उतना आउटपुट कोई भी मशीन नहीं दे पाएगी, जरूर उसके अंदर कुछ न कुछ लॉसेस होगा। उसी तरह से जो डीसी जनरेटर होता है उसमें मैकेनिकल लॉसेस होगा, फिर कोर लॉसेस होगा, इसके बाद कॉपर लॉसेस होगा, फिर इसके बाद स्टे लोड लॉसेस होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट के रूप में इस तरीके से मिलती है। तो ये हुआ पावर फ्लो डायग्राम। अब आगे देख लेते हैं। अब आज का टॉपिक ये खत्म हो गया है। अब उन टॉपिकों से रिलेटेड कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर लेते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा उससे कितना सीख पाए। क्वेश्चन है, विच इज वेरिएबल लोड वेरिएबल लॉस इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में वेरिएबल लॉसेस यानी कि परिवर्तित हानि कौन सी है इनमें से, तो कौन सी इनमें से वेरिएबल लॉसेस, परिवर्तित हानि, तो विंडेज लॉसेस तो स्थिर हानि में आ जाता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस भी स्थिर में आ जाता है, ईडी करंट लॉसेस भी स्थिर में आ जाता है, फील्ड कॉपर लॉसेस जो होता है वो वेरिएबल लॉसेस में आ जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स आर्मेचर कॉपर लॉसेस डिपेंड। कौन सा कारक आर्मेचर के कॉपर लॉसेस पर डिपेंड करता है, आर्मेचर के कॉपर लॉसेस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऐसा होना चाहिए। मतलब आर्मेचर में जो कॉपर लॉसेस होता है किस कारक पे निर्भर करता है ये बताना है। तो आर्मेचर में जो कॉपर लॉसेस होता है वो आई ए स्क्वायर आर ए के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज ऑफ आर्मेचर ये गलत आंसर है। ये आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस जो दिया रहेगा उसमें सही आंसर। तो आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस ये गलत ऑप्शन है। ये थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन पूरा नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरे ऑप्शन देखते हैं, आर्मेचर वोल्टेज एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये तो गलत है, आर्मेचर वोल्टेज का यहाँ पे जिक्र नहीं है। फिर इसके बाद स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट, ये देख रहे हैं आर्मेचर करंट जो है उसका स्क्वायर है, एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस, एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस, यानी कि आर्मेचर करंट के स्क्वायर और आर्मेचर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये सब कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कि ये आई ए स्क्वायर आर ए होगा। तो ये स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस।
सही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ द ईडी करंट लॉस ऑफ ए डीसी जनरेटर कैन बी मिनिमाइज्ड। डीसी जनरेटरों में ईडी करंट लॉसेस को कैसे मिनिमाइज्ड किया जाता है? तो जो सिलिकॉन स्टील की पत्ती होती है उसको क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। तो लेमिनेट करके इस लॉसेस को कम किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाय प्रोवाइडिंग लेमिनेटेड कोर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर का मतलब कि इस तरीके से जो सिलिकॉन स्टील की आर्मेचर बना है उसको पतली पतली पत्ती में काट देंगे और प्रत्येक पत्ती जो इस तरीके से निकलेगी उसको दोनों तरफ से इंसुलेट कर देंगे, तो उसी को लेमिनेटेड कहा जाता है। तो लेमिनेटेड कोर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ईडी करंट के लॉसेस को कम कर सकते हैं, डीसी जनरेटर में या एसी जनरेटर में या ट्रांसफार्मर में, ये सब में एप्लीकेबल होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ द हिस्टेरिसिस लॉसेस आर रिड्यूज इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटरों में हिस्टेरिसिस लॉसेस को रिड्यूज करने के लिए क्या किया जाता है, मतलब कैसे रिड्यूज किया जाता है ये बताना। तो ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग सॉलिड स्टील कोर, ये गलत ऑप्शन है। बाय प्रोवाइडिंग सिलिकॉन स्टील कोर, ये सही ऑप्शन। सिलिकॉन स्टील का यूज करके हम लोग हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बी ऑप्शन इसका सही था, इसका बी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फैक्टर हिस्टेरिसिस लॉसेस डिपेंड। जो हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, डब्ल्यू एच प्रोपोर्शनल के, सॉरी डब्ल्यू एच बराबर, प्रोपोर्शनल भी पढ़े थे लेकिन डब्ल्यू एच बराबर के एच इंटू बी मैक्स 1.5 एफ भी। तो देखिए इसमें से कौन सा कारक दिख रहा है जो प्रोपोर्शनल है। डब्ल्यू एच प्रोपोर्शनल इस तरीके से लिख सकते हैं, बी मैक्स 1.6 एफ। तो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो इसमें ऑप्शन फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लॉसेस ऑकर्स इन डीसी मशीन कोर साइड। डीसी मशीन के कोर में इनमें से कौन सा लॉसेस होता है? तो आर्मेचर कॉपर लॉसेस कोर में होता है, नहीं। फील्ड कॉपर लॉसेस कोर में होता है, नहीं। विंडेज लॉसेस कोर में होता है, तो नहीं। हिस्टेरिसिस लॉसेस कोर में होता है, तो हाँ होता है। हिस्टेरिसिस लॉसेस जो होती है वो कोर में होती है, प्लस ईडी करंट लॉसेस भी कोर में ही होता है। तो यहाँ पे ईडी करंट नहीं दिया है, हिस्टेरिसिस दिया है, तो यही ऑप्शन, ये हिस्टेरिसिस की जगह पे यदि ईडी करंट लॉसेस देता तो वो भी सही हो जाता। तो इसका सही ऑप्शन ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लॉसेस ऑकर्स इन ए डीसी मशीन बाइंडिंग साइड। जो डीसी मशीन होती है उसके बाइंडिंग साइड में यदि बाइंडिंग में कौन सा लॉसेस होता है, तो बाइंडिंग में स्ट्रे लॉसेस होता है कि वेरिएबल लॉसेस होता है कि कांस्टेंट लॉसेस होता है कि मैकेनिकल लॉसेस होता है। तो कौन सा लॉसेस होता है मशीन के बाइंडिंग साइड में? बाइंडिंग में आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है, और आर्मेचर में जो बाइंडिंग की जाती है वो कॉपर से की जाती है, और कॉपर में प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध जब हो गया तो इसमें आई स्क्वायर आई ए स्क्वायर आर ए लॉसेस होगा, तो ये वेरिएबल होता है। तो ये वेरिएबल लॉसेस मशीन के बाइंडिंग साइड में होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन डीसी जनरेटर ऑपरेटेड एट ए मैक्सिमम इफिशिएंसी। डीसी जनरेटर किस स्थिति में मैक्सिमम दक्षता पे वर्क करता है या ऑपरेट होता है? ये बताना है कि डीसी जनरेटर है कोई, वो किस कंडीशन में, किस स्थिति में मैक्सिमम दक्षता पर ऑपरेट करता है, ये बताना है। तो मैक्सिमम दक्षता पे कब ऑपरेट करता है? जब वेरिएबल लॉसेस बराबर हो जाता है कांस्टेंट लॉसेस से। यानी कि वेरिएबल लॉसेस का मतलब परिवर्तित हानि स्थिर हानि के जब बराबर हो जाता है तो उस समय मैक्सिमम इफिशिएंसी डीसी जनरेटर का प्राप्त होता है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है, वेरिएबल लॉसेस बराबर कांस्टेंट लॉस। अगला क्वेश्चन है, व्हाई द पोल कोर स्टैंपिंग्स आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? डीसी जनरेटरों के में जो पोल कोर होता है उसको स्टैंपिंग जो करते हैं उसको लेमिनेटेड करते हैं। लेमिनेटेड का मतलब पतली पतली पत्ती में करके दोनों तरफ इंसुलेटेड कर देते हैं, वार्निश करके तब बनाते हैं, तो उसे कहते हैं लेमिनेटेड। तो ऐसा क्यों किया जाता है ये बताना है। तो ऐसा क्यों किया करते हैं हम लोग, रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेस, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ऐसा
किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही ऑप्शन है। अब देखिए हम लोग जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें हम लोग ये टॉपिक को पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी मोटर। उसमें डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे, डीसी मोटर क्या होता है, ये किस एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर का सिद्धांत समझ लेंगे कि किस सिद्धांत पे ये वर्क करता है। जो डीसी मोटर होता है वो किस सिद्धांत पे घूमता है, कैसे घूमता है। फिर उसके बाद फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल को पढ़ेंगे इसमें। इसके पढ़ने के बाद हम लोग टाइप ऑफ डीसी मोटर पढ़ लेंगे, कितने टाइप के डीसी मोटर होते हैं। ये सब पढ़ने के बाद इन सबसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर लेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो हम लोग पढ़े उसमें से कितना हमको आ रहा है। तो ये आज के लिए अब इतना ही रहेगा, और बाकी की क्लास देखने के लिए आप जो नीचे लिंक दिया गया है वहाँ पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से जाकर के पूरे डीसी जनरेटर को देख करके एक नोट बढ़िया सा बना लेंगे, जिससे आपको इससे रिलेटेड जो भी मतलब क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन एग्जामों में उसको आसानी से आप हल कर जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथ साथ में, जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।